ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी, हम तीनों हस्ब आदत आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपकी सुनेंगे क्योंकि आज कॉलर्स डे है। हमारे पास 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में 2 लाइनों पर इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं, तीसरी लाइन खाली है। अगर आप फ़ोन करना चाहें तो ज़रूर नंबर मिलाएं, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। हमेशा की तरह हम आपको याद दिलाएंगे कि अगर आप फ़ोन कर रहे हैं मेहरबानी करके अपना टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आपका भी टाइम ख़राब होता है, हमारा भी टाइम ख़राब होता है। तो इस याद दिलाने के बाद सीधे चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। पहली कॉल हमारी आ रही है पेशावर से, मोहम्मद असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कैसे कॉल किया? बात की है खोड़ू भाई साहब, मैंने आपसे 2 बातें करनी है। सबसे पहले बात यह है कि 9 मई को जिन लोगों ने हमला किया था, आया वो आदमी पाकिस्तानी थे या गैर मुल्की थे? सबसे पहले बात यह है। और दूसरी बात है, हर दिल अजीज खोड़ो भाई साहब, आपसे मेरी ऐसा बात है कि जिस लड़के ने फौजी वर्दी पहन के जो नाच रहा था, वो लड़का कौन था? वो लड़का कौन था? पाकिस्तानी था या कोई हिंदुस्तान मोदी का बेटा था? नहीं था तो पाकिस्तानी। हम तो पाकिस्तान के लिए जान भी हमने कुर्बान की हुई है, पाकिस्तान के लिए सब कुछ हमने कुर्बान किया हुआ है। जो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा हम तो उसको खा जाएंगे, निगल जाएंगे। जिस तरह की अभी सेकंड में वो जंग के हालात में देख लिया गया है। हम तो ऐसे लोग हैं। मैं तो बहुत दिल मेरा खफा है, खुदा की कसम। आप यकीन करें कि दिल की मेरा भट्टो साहब थे, उन्होंने एटम बम बनाया है। जमीन पर सोते थे, जमीन पर सोते थे। उनके लिए कोई एयर कंडीशन नहीं था, उनके लिए कोई सेकंड में पानी बाहर से नहीं आता था। उनके सेकंड में आप ही के टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम लगा था, उसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम है कि नसीम साहब हैं, उनकी भी बातें हैं, सब बातें मेरे पास हैं। जिसे कहने में भट्टो साहब जमीन पर सोते थे, कहते थे कि मेरी खातिर मेरे वर्कर कोड़े खा रहे हैं, आग लगाएंगे। अच्छा मोहम्मद असगर भाई, सॉरी मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। आपने 9 मई से बात शुरू की, फिर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आ गए, तो थोड़ा सा अगर एक दफा दोबारा अटेम्प्ट कर लें, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आया इसी तरह होते हैं लीडर, जिस तरह के अभी लीडर हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं, एयर कंडीशनों में सोते हैं। समझ गए। नहीं, सवाल तो आपका जो था आपका नहीं, वो पाकिस्तानी थे। नहीं, बेसिकली उन्होंने हर इवेंट पे तबसरा किया। जी दैट्स फाइन। वो ये उनके जज्बात हैं। हाँ, अच्छा, जाहिर है। चले तो फिर अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। कराची से राहिल अशर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? गर्मी में जी रहे हैं। गर्मी में तो जी बहुत बुरा हाल हुआ है। क्या अभी और बुरा हाल हो रहा है अगले 2-3 दिन में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मियां कुछ रहम करम कर दे। लेकिन ऑन दी अदर साइड मेरा सोलर बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पास सोलर है, हमारे पास सोलर नहीं है जी। सर लगा दो ना, गरीब लोगों पे आ रहे हैं। नहीं, एक ही करके लगाओ। अच्छा जी, मैं बात करूंगा अभी जो बेचारे गिलगित बल्तिस्तान जाते हुए 4 लड़के हादसों का शिकार हुए हैं, इस पे मैं छोटी 2-3 बात करूंगा। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जी आप वहाँ खुद गाड़ी ड्राइव ना करें, क्योंकि मैं पिछले साल गया था, वहाँ पे 2 जगह है। एक बाबू सर टॉप की रोड है, जब आप वहाँ से अल्लाह से जाते हैं हुंजा की तरफ, वो शारा कोराकोरम में वो बेहतर है, काफी है। उधर लैंड स्लाइडिंग एक कम है और साइडों में उन्होंने सेफ्टी फेंस लगाई हुई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हो साइड पे तो एकदम गाड़ी नीचे नहीं जाए। जब आप एक 3 जंक्शन है वहां से आते हैं हुंजा, जकलोट और स्कर्दू की तरफ, स्कर्दू की रोड में 5-6 जगह ऐसी है जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है और साइडों में फेंस नहीं है। बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता है कि जी क्या स्पीड का। वहाँ लोकल्स मिल जाते हैं, इतने महंगे नहीं होते। मुझे दूसरा अफसोस हुआ, देखें तो वो बेचारा जो एक जख्मी था, वो कहते एक दिन वो बेचारा जख्मी वहाँ पत्थर के ऊपर लेटा रहा, बैठा हुआ था, बाकी गाड़ी में थे। देखे 6-7 दिन पता ही नहीं चला। एक कैमरे में आए, अगले कैमरे में देखा ही नहीं। उनके भाई का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कह रहे जी मैं स्कर्दू गया हूँ, पहली दफा उन्होंने कैमरे ने कहा जी हम यहाँ से गाड़ी नहीं गुजरी। फिर उन्होंने किसी का रेफरेंस यूज किया, दोबारा देखा गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हाँ ये गाड़ी गुजरी है। फिर 7 दिन के बाद मिली। तो मेरा ये है कि जी इतना टूरिस्ट आते हैं माशाल्लाह के, मतलब जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि पिछले साल 25 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट थे वो गए थे। जो पैसा आता है गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के पास, उस पर वो साइड पे फेंस करें
कुछ इस किस्म का सिस्टम करें कि देखे वो बेचारे बेयारों मददगार दरिया के बिल्कुल किनारे पत्थर पे जख्मी हालत में बेचारा बैठा हुआ था, उसको अफसोस हुआ देख के भाई गिलगित बल्तिस्तान फेडरल गवर्नमेंट से कहे साइड पे फेंस लगाएं, कोई सिस्टम ऐसा करें 1112 अगर रेस्क्यू नहीं लाएं, कोई 5 किलोमीटर के बाद कोई ऐसी चीज वहाँ नहीं, बिल्कुल समझ गए आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए। और देखो ये भी एक बात है कि अगर आप वहाँ पर ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं ना, कोई लोकल ड्राइवर पकड़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत आपकी जान भी बची रहेगी, उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। मुझे याद है जब ये तो चले जीबी की बात कर रहे थे, AJK में अगर आप जाओ ताउबत की तरफ, यार मेरी मजाल है कि मैं उस रोड पे गाड़ी चलाने की कोशिश करूँ, और अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और फिर आपको इतनी सी रोड पर वापस जाना होता है। देखें मैदानी इलाकों में तो ठीक है, लेकिन जैसे थरपारकर है या कोई मसला नहीं, बल्तिस्तान है या बलूचिस्तान के कोई इलाके हैं, लोकल ड्राइवर होना चाहिए। अक्लमंदी यही है। मतलब आपने इतना पैसा खर्च किया कि जी आपने 75,000 फर्ज करें स्कर्दू जाने के लिए 75,000 70,000 का टिकट लिया, यार आप वहाँ लोकल ड्राइवर क्यों नहीं हायर कर सकते? 4,000 5,000 6,000 7,000 हर मुनासिब ये हो जाएगा। तो ये जो होता है ना कि अशरफियाँ लुटें और कोयलों पे मोहर, तो ये लेकिन थरपारकर में तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप गुम जाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ से गिर जाओ, बिल्कुल तो वहां पर तो यार बहुत मुश्किल है। आप कभी वहाँ फेरी मेडोज वाला रोड देखें जो ऊपर की तरफ जाता है यार। अच्छा होता क्या है, ये जो 4 बच्चे थे, जाहिर है बहुत ट्रेजेडी है, ये गुजरात के बच्चे थे। होता ये कि जिस उम्र के वो लोग होते हैं ना, वो गाने सुनते हुए जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, उसमें आप उस पैसे से जब आप गुजर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की 150% जरूरत होती है। मेरा ख्याल है कुछ ऐसा ही हुआ होगा, यही हुआ होगा। कभी-कभी देखो ये भी हो सकता है आपकी ब्रेक सही नहीं लगी, आपकी स्लीड हुआ, हजार चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो तो यार आप एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते उस रोड पे। जी सॉरी नहीं, मैं कह रहा था गिलगित स्कर्दू वाला रास्ता जो है अब तो बना है। मैं आज से जब 10 साल पहले वहाँ पे गया था, बहुत ही नैरो रास्ता था, और मेरा ख्याल है कि मैं उस पूरे रास्ते में, हालांकि लोकल ड्राइवर भी था, लेकिन वो टर्न्स पे तेज जा रहा था, वो बजरी पड़ी होती है, तो मैंने उससे कहा कि यार, कहते नहीं सर हम तो ये जाते हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं जाता ना, और मुझे वो नहीं सुन रहा था बात। फिर सारा टाइम मैं लिटरली मैं यूं करके बेल्ट पहन के बैठा हुआ हूँ, और उसको मैं फिर भी कह रहा हूँ कि यार थोड़ा और आहिस्ता कर लो, थोड़ा और आहिस्ता कर लो। तो अब तो खैर काफ़ी सड़क बेहतर हुई है, उसके बावजूद भी ये हादसा हो रहे हैं। उनकी ये भी बात थी दूसरी कि फेंसिंग वहाँ करनी चाहिए, मिरर्स लगाने चाहिए, वो अलर्ट्स लगाने चाहिए। अब वो जो डिस्टेंस है बहुत कम हो गया है स्कर्दू और गिलगित का अब। तो अब लेकिन उस पे नहीं बनता है। और देखो अगर आप पूरे रास्ते को फेंस भी ना करो, वो जो मोड़ होते हैं ना, गेम सारी मोड़ पे होती है, गेम मोड़ पे होते हैं, अनलेस कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया गाड़ी का, वो कहीं भी हो सकता है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जब आप टर्न मार रहे होते हो ना, खास तौर पर देखो आपके टायर भी अगर थोड़े से घिसे हुए हैं, ऊपर से रोडों पे बाजरी है, तो इट्स एंड ऑफ यू, इट्स ऑल ओवर। चलें, अच्छा हुआ आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। राहिल अशर साहब अगले कॉलर हैं इस्लामाबाद से, सुहेल मजहर। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया बात करने का। मैं सिर्फ आज मेयर साहब को सुन रहा था पानी के मसले में। उन्होंने कहा जी पानी 125 किलोमीटर दूर कराची के लिए लाया जा रहा है, 125 किलोमीटर दूर से। अच्छा, कराची में कैनुक K1 जो है वो रिटायर हो गया हुआ है, उसका फ्यूल पाकिस्तान में बनता है, सारा कुछ उसका पाकिस्तान में बनता है। चूंकि जब कनाडा ने इनकार कर दिया था, सब चीजें एटॉमिक एनर्जी ने खुद बनाई थी। उसको हीट सोर्स बना के डिसैलिनेशन प्लांट बनाए जा सकते हैं, और तकरीबन 137 मेगावाट इलेक्ट्रिक था वो, थर्मल उसमें और ज्यादा मेगावाट्स हैं। और अगर उस हीट सोर्स को लेके उससे बनाया जाए, एक तो अगला जैसे अभी आप कह ले मौसमियाती मसाइल का शिकार है पूरा मुल्क, पानी का मसला पता नहीं कहाँ जाएगा। तो उसमें अगर इस सोर्स को, हीट सोर्स को कराची के लिए, और ये न करें बल्कि ये करेगी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को, और जो कुछ इलाके हैं उनको इस पे डाल दें, तो कम से कम लोड तो कम हो जाएगा ना। 2-3 करोड़ के मुल्क शहर में पानी का मसला पिछले 60-70 बल्कि हमेशा से। तो इसको कम से कम एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। एटॉमिक एनर्जी इसमें बहुत हेल्प कर सकती है। उन्होंने एक छोटा पायलट प्लांट बनाया भी था वहाँ पे,
ये प्रूवन है कि हीट सोर्स अगर ये हो पूरे दुबई में, पूरे मिडल ईस्ट में लोग डिसैलिनेशन प्लांट्स को यूज करते हैं। कराची के पास इतना बड़ा वाटर सोर्स है, क्यों वो 125 किलोमीटर से पानी ले? इस पे सोचना चाहिए। नहीं बिल्कुल सोहेल साहब, मेरे ख्याल है डिसैलिनेशन प्लांट तो होना चाहिए। आपको इनको पता ही होगा, मुझे लग रहा है कि काफ़ी नज़र रखते हैं ऐसी चीज़ों पे, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ मेरे ख्याल डिफेंस में एक दफ़ा लगाया नहीं कोई पूरे 15 मिनट के लिए चला था वो। हाँ, और फिर उसकी वो जो टरबाइन थी वो खराब हो गई, उसके बाद हमने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं। लेकिन इन प्रिंसिपल यस, मेरा तो ख्याल है कि एटमॉस्फेरिक वाटर पर भी काम करना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन वो फिर एक अलग मौजूद है। लोग पता नहीं अजीब व गरीब बातें करते हैं कि जी ML1 जो है वो कराची टू पेशावर ट्रैक, वो ट्रक ड्राइवरों ट्रांसपोर्टरों की वजह से नहीं बन रहा है। डिफेंस का डिसैलिनेशन प्लांट टैंकर माफिया की वजह से नहीं बन रहा है। कोई इस तरह की बातें भी होती हैं। इस तरह की बातें होती हैं। हाँ, मुझे एक डिसैलिनेशन प्लांट का पता है जो गवादर में बना था, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते थे कि जी इसको आप पोर्ट बना रहे हो, पानी नहीं है। ठीक ठाक उस पर खर्चा हुआ, जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन उसको पूरा बर्स्ट कर गया, वो फट गया, उसकी लाइनें खत्म हो गई खुशी से। हाँ, वो बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा जी इस पे करप्शन हुई है, इसकी इंक्वायरी होगी। तो ये कई साल पहले की बात है। मिट्टी का जो प्लांट है वो जी आरओ प्लांट जी, तो ऐसे ही है ये इसकी बहुत सारी मिसाल प्लांट। तो अगले कॉलर हैं फौजुल कबीर साहब, कहाँ से? बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? हाल चाल चंगे हैं, आप बताएं। गर्मी में खराब हो रहे हैं, पर आपके यहाँ क्या 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 पोजीशन है बहावलपुर? गर्मी की जी, या ऐसे ही मौसम की? हाँ, मौसम की सिचुएशन ये है कि आप गाड़ी के ऊपर रख के अंडा पका लें। हमारे यहाँ भी हुई है। अच्छा, आम पक रहे हैं या नहीं पक रहे? आम पकेंगे तो आपको जरूर भेज देंगे। फिलहाल जो आम आ रहे हैं वो पटास से पके हुए हैं। अब ये पता नहीं कि शायद इंडियन पटास है। ये हमारा एड्रेस ले लेना आप। यार क्यों, मुझे आम चाहिए यार, ऑफर कर रहा है भाई। अच्छा बताएं कैसे कॉल किया? चले। अच्छा, कॉल ऐसे था कि मेरे सिर्फ एक चीज ध्यान में आ रही थी कि मुझे याद है 86 में जिस वक्त एक स्टैंड ऑफ हुआ था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो बाकायदा कैमोफ्लेज के ऑर्डर्स वगैरह भी थे और सारा कुछ था। अभी हम इतना कुछ करके और सारी दुनिया को पता लग गया, हमारी भी नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया, हुआ या नहीं हुआ एक अलग बात है। इंडियन भी इस उसमें चले गए न्यूक्लियर तक। कभी हमने ये सोचा कि हमने कोई लोगों के लिए कोई इस किस्म की कोई बंकर्स या कोई पनागाह पब्लिक के लिए, वो VIPs के लिए तो होगी, लेकिन वो बेचारे रूल्स किसको करेंगे अगर जो बचेगा नहीं तो उनको बचा भी नहीं। कभी कोई लोगों को कहीं किसी जगह पे कोई ऐसी मैंने नहीं मीडिया पे देखा कि कहीं आगाही दी गई हो कि इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक आपको क्या 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 चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, आप किस तरह की कोई बंकर या कोई डेवलप कर सकते हैं। कोई मेरा ख्याल है कि ये अगर बता दिया जाए अब इतना ओपन होने के बाद, या लोगों के लिए इस किस्म की कोई चीज तैयार करना, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई गलत या बुरी बात होगी। यार एक बात है ना, देखें आपकी बात वैसे उसूली तो सही है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी हालिया दिनों में जितने भी एक्सपर्ट से बात हुई है, तो न्यूक्लियर पे हम इसलिए बात नहीं करते या हम मिसाल के तौर पे बार बार धमकियाँ भी नहीं देते, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, और इसलिए अगले को भी पता है कि हमारे पास एक चीज़ है, और अगर बिल्कुल ही वो आपे से बाहर हो गया तो वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। अब इस पे वैसे अवाम की क्या ड्रिल्स होनी चाहिए? I don't think so, बंकर्स होने चाहिए? मतलब आपके ख्याल में अननेसेसरी पैनिक नहीं फैलेगा इससे? मेरा ख्याल है कि फैलेगा। मतलब उनका ये कहना है कि जी कि वो हुक्मरानों को अपने लिए तो होगा, लेकिन जिस राया को अवाम भी तो बहुत है ना सर, अवाम भी तो बहुत हमेशा बोल रहे होते हैं ओवर पॉपुलेशन। पहले जो जंगें होती थी उसमें खोल दी जाती थी अवाम के लिए, W शेप में, स्ट्रेट शेप में, लेकिन अब जाहिर है कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि वो अब ब्लैकआउट, अब जैसे ब्लैकआउट ब्लैकआउट जाहिर है उस ज़माने में बहुत अच्छी चीज़ थी, जबकि मिसाइल में प्रोग्राम फीड नहीं होता था कि ये ज़रार के घर पे गिरना है। अब या खुदा ना खास्ता मेरे घर पे गिरना है, नहीं मतलब डायरेक्ट आपके बाथरूम के अंदर। हाँ, ये तक हो गया। ये वक्त है जब उसमें नहारा होता है, इसको यहाँ उड़ाओ। पहले वो पायलट ऊपर से देख के बम गिराता था ना, कि कहीं पे लाइट जल रही है। अब तो वो नहीं है। मजे की बात है कि जो हमारे बुजुर्ग थे, क्या प्यारे लोग थे, वो समझते थे कि ब्लैकआउट का मतलब ये है कि ना तो बत्ती चलेगी ना कोई बोलेगा,
इसलिए कि ऊपर से अगर पायलट गुजरते सुन लिया तो सीधा सीधा बम गिर कुत्ते वाली कहानी सुनो, कुत्ते वाली कहानी सुने, कमाल कुत्ते वाली कहानी सुनो। तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था मोहल्ले में। तो एक दफ़ा टोटल ब्लैकआउट था, 65 में बहुत छोटा सा था। तो वो मेरी जो दादी थी वो टेंशन में आ गई ना कि कुत्ता भौंक रहा है। तो आखिर में इंतहाई फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली आज ये बम गिरवाए इस लेवल पे होता था। देखिए अब ब्लैकआउट क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई, या ये कि रात की तारीकी में बुज़दिल दुश्मन ने हमला कर दिया। well, I mean, कुछ थोड़ी बहुत विजुअल साइड का होता है, बट आई डोंट थिंक कि अब वो कहने में क्या अब नहीं है। हाँ बुज़दिल। चलें एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी मजीद कॉल्स। वेलकम बैक। कराची से हैं फरीद तैयब साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। जनाब बड़े दिन के बाद कॉल की मैंने। तो वैसे तो रेगुलर कॉलर तो नहीं हूँ, मगर आप लोगों का इस महीने के जो प्रोग्राम्स आए ना, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेहतर है कि इल्मी गुफ्तगू इसमें ज्यादा हुई है। थैंक यू। ये शायद नेशनल बूस्टर की वजह से है, जो हमारे यहाँ अभी रिसेंट वाकयात हुए थे फर्स्ट वीक ऑफ मे में, उसकी वजह से भी लोगों में एक अच्छी सोच, अच्छा जहन निकलता है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने पॉइंट्स स्कोरिंग बहुत अच्छी की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख शुक्र है। मगर इसमें ज़रूरी ये है, जैसे आपके पास एक कॉल अभी ब्रेक से पहले आई थी ना, वो डीसैलिनेशन प्लांट के लिए, ये सब चीजें ऐसी होती है ना, जब लोग खुश होते हैं ना तो दे कम्स विद द आइडियाज कि यार ये ऐसे होना चाहिए। तो इसको कहते हैं नेशनल हार्मनी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये हमारे मुल्क में बिल्डअप अगर हर लेवल पे हो जाए ना, आई एम नॉट अ पीटीआई मैन और एनी पॉलिटिकल पार्टी, मगर हमारे मुल्क में अगर नेशनल हार्मनी पैदा होना शुरू हो जाए इसी तरह की, तो बहुत सारे लोग जो सामने नहीं आते हैं वो भी अपने इनपुट्स ओपनली दे सकते हैं, बिल्कुल ओपन फोरम पे, लाइक योर प्रोग्राम विच इज वन ऑफ द ओनली प्रोग्राम इन ऑल द चैनल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि आप एक मेगा प्रोग्राम करें इन द ऑनर ऑफ दिस, जो हमारी विक्ट्री जैसी हुई है ये इस महीने में, तो उसके लिए मेगा प्रोग्राम करें और उसमें एंटरप्रेन्योर्स बिठाएं, मतलब पॉलिटिकल और डिफेंस और किसी से रिलेटेड ना हो, इन्वेस्टर्स हो। टेक एन एग्जाम्पल, हमारे मुल्क में क्लाइमेटिकल वेदर और उसके सब मसाइल चल रहे हैं। अगर कोई क्यों नहीं सोचता कि हम कोई 3-4 अरब रुपए की इंडस्ट्री एक डालने सोलर प्लांट की इस मुल्क में। वैसे तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, SIFC के प्लान, ग्रेटर प्लान, सब चीजें बन रही हैं। PIA खरीदने के लिए हमारे सूबे और इन्वेस्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे लेने के लिए, एयरलाइन नहीं चल जाती है। सोलर पैनल्स बनाने के लिए क्यों नहीं कोई आता? मुल्क में बादलियात नहीं है, उसके लिए तो नई नई एक्सप्लोरेशन हो रही है। रिकॉर्डेक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आज खोदेंगे तो खोदते खोदते पता चलेगा उसमें से हो सकता है हमें इसकी भी एक्सप्लोरेशन से मिल जाए, इसका भी रॉ मटेरियल मिल जाए। तो ये क्यों नहीं हो सकती चीजें? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और यही मौके होते हैं जो पॉइंट टू पॉन्डर होते हैं कि वाकई हम कुछ करके दिखाएं, कुछ नए आइडियाज लेकर आए। स्टार्टअप्स बने हैं इस मुल्क में, IT पार्क्स बने हुए हैं, इन सबको बूस्टर की जरूरत होती है। सही बात है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग एक कोई मेगा प्रोग्राम तरतीब दें जिसमें आप लोग का टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। डॉन का आपको कोई 2 घंटे लेना पड़ेंगे इस प्रोग्राम के लिए, मगर आप कोई स्पेसिफिकली लोगों को बुलाएं, डॉक्टर तार रहमान को बुला लें। मैं समझ गया हूँ, मतलब कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पते के लोग हैं उनकी फील्ड में ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है फरीद साहब। आई थिंक अच्छा आइडिया। नील अंबर है चाशड़ों से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जनाब। क्या खैरियत से? बिल्कुल शुक्रिया, आप बताएं। सर जी, जो मौसमियाती तब्दीली से हमारे असरात हो रहे हैं, हम सब इससे अवेयर हैं, आपको पता है। जी जी जी। गर्मी बढ़ रही है, बारिशें ज्यादा हो रही हैं, लोग मुतासर हो रहे हैं। लेकिन अगर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि लेकिन अगर हम जमहूरियत पसंद नहीं होंगे तो क्या हम ये जो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट के रिलेटेड असरात हो रहे हैं इनसे हम
नबर ताज़बा हो सकते हैं या नहीं? इंटरेस्टिंग सवाल है। नहीं, जमहूरियत का और मौसमियाती तब्दीली का ताल्लुक मतलब क्या है? क्या ताल्लुक है इसमें, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ये है कि जमहूरियत जमहूर अवाम से आता है जी। और जो मौसमियाती तब्दीली से अवाम मुतासर हो रहे हैं। जब तक अवाम की हुकूमत नहीं होगी, अवाम रिलेटेड हुकूमत नहीं होगी, और ये पूरा हमारा जो है ना, ये साउथ एशिया मुतासर हो रहा है। तो जब अवाम की हुकूमत नहीं होगी तो क्या ये हम क्लाइमेट चेंज से जो अवाम मुतासर हो रहे हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल आप लोगों से ही है। ठीक है, चले, गुड है। अच्छा, मज़ेदार सवाल है, इस पे मेरा ख्याल है हमें गौर करके फिर वेल आई थिंक शायद इनका कहने का कि अवाम रिस्पॉन्सिव या अवाम दोस्त हुकूमत, मतलब शायद हाँ, जो अवाम से करवा सके काम, जो अवाम से करवा सके, जो थोड़ी अवाम की सुने भी। ठीक है, अभी मतलब इन्होंने जाहिर है कि इसको जमहूरियत के साथ लिंक किया हुआ है। आई मीन मेरे जहन में जो एग्जांपल आता है वो चीन का आता है, बिकॉज 10 साल पहले अगर आप चीन को देखें और वहाँ के पोल्यूशन लेवल्स को देखें, स्मॉग लेवल्स को देखें, और अब देखें तो यार क्या एफर्ट किया है। अब दे डिड इट ऑब्वियसली अवाम के लिए भी, अपनी मईशत के लिए भी, और ओवरऑल मुल्क की और सेहत अवाम से करवाया भी। और अवाम से करवाया भी। मतलब मौजू बहुत बड़ा है। मौजू बहुत बड़ा मैं ब्रीफली सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ जो माहौल को सबसे ज़्यादा तबाह किया वो मगरबी ममालिक ने किया। मगरबी ममालिक जब सनती बन गए, वो जमहूरियत भी थे, लेकिन वहाँ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमें अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना है, वी डोंट केयर कि प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है। जब तक ये आगाही आई, हमने उसके असरात देखे, तो फिर वहाँ पे भी ग्रास रूट्स लेवल पे एक ज़बरदस्त क्लाइमेट मूवमेंट है जो गवर्नमेंट्स को फोर्स करती है कि आप जो है ना ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, बेहतरी की तरफ आएँ। भारत इतनी बड़ी जमहूरियत है, खुद को कहता है, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट डजंट केयर। उन्होंने जितनी रेड मारी है वहाँ पे, वहाँ के रिसोर्सेज की, तो ये थ्योरेटिकली, एकेडमिकली तो एक बात समझ में आती है कि जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है तो वो नेचुरली माहौल को तबाह नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेके चलेगी। लेकिन अमलन हमने ये देखा नहीं है, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों, वो अपने इकॉनमी को उस पुराने सेंस में लेके चलते हैं, प्लानिंग को, और नुकसान करते हुए जाते हैं। आप अभी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को देख लो। हाँ, देखें, देख लो। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जी मुझे नहीं चाहिए क्लाइमेट ट्रीटी, मेरे लिए अपने लोगों को जो है गैस गजलर्स देनी है, ऑयल को एक्सप्लॉइट करना है। मैंने मतलब फॉरेस्ट काटने हैं, मैंने गैस की ड्रिलिंग करनी है, फ्रैकिंग करनी है। जब कुआं ही जहरीला हो जाएगा तो जो कोने में पानी है क्या वो बच जाएगा? नहीं बचेगा। लेकिन उनके पास मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं ना। हाँ, ठीक है, खाल पे छाले पड़ जाएंगे। हाँ, वेल, सुहेल इबाद खान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सलाम जी। जी सलाम जी, सबको बड़ा मेरा सलाम जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। आप, मेरा ख्याल है वाइड प्रोग्राम है कि जो आवाम की सुनते हैं जी। बाकी तो हम आपकी सुन रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम भी कुछ सुना सकते हैं जी। बिल्कुल, वेरी गुड जी, वेल डन। अच्छा, मेरा सर ये सवाल है कि ये जो हर एक घंटे बाद जो खबरें आती हैं, इसमें इतना म्यूजिक क्यों लगा देते हैं आप लोग? मतलब हर चैनल में आप देखें कि इतना म्यूजिक खबरों में लगा होता है कि जैसे वो कोई खबरें नहीं है, कोई फिल्म का ट्रेलर है। तफरी है। सर, हम मानते हैं कि हमारी रिक्रिएशन खबरें ही हैं सिर्फ पाकिस्तान। ये है, ऐसा ही है, मैं मानता हूं सर, लेकिन इतना म्यूजिक न दिया करें खुदा के लिए। हमारा ख्याल है कि अगर हमने म्यूजिक नहीं दिया तो बोर हो जाएंगे। सोहेल साहब एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारी जो रिक्रिएशन है खबरें, तो हम ये रिक्रिएशन का हिस्सा है ना, हम आपके लिए बेहतर करना चाह रहे हैं। इमेजिन करें यही खबरें आप बगैर म्यूजिक के देखें तो आपको डिप्रेशन मजीद बढ़ जाएगा। सुना इंफोटेनमेंट सर। हाँ, हमारा बस ना चले, हम बीच में आइटम नंबर भी डाल दें बॉस। वो डालते भी हैं। हाँ, हर डाल भी देते हैं, कभी कभी गाना डाल देते हैं, कभी कभी। अच्छा, और बताएं। तो सर खुदा के लिए इनको म्यूजिक, खबरों को खबरें रहने दें, म्यूजिक ना डाला करें। मैं भी जाके न्यूज रूम वालों को बोलता हूँ कि सोहेल भाई कह रहे हैं कि आज से म्यूजिक बंद है। वैसे मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में जब ये कमर्शियल मीडिया नहीं था, पब्लिक इंटरेस्ट ब्रॉडकास्टिंग थी, तो न्यूज वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्रेट। हाँ, आपके पूरी तो आपने कोई गेम नहीं करनी, जिसमें आप दो नंबरी नहीं कर सकते, आप उसमें प्रिटेंड नहीं कर सकते, आप लाइव हैं, आप बोलेंगे जी ये रिकॉर्डेड है या कुछ है, और दैट वाज उसकी एक सैंक्टिटी थी। लेकिन जैसे जैसे कमर्शियलिज्म है, एंटरटेन करना है, ऑडियंस चाहिए, आई बॉल्स चाहिए, हमारे बड़े हमारे बड़े सादा से खबरनामे होते थे। लेकिन यह है कि जब शुरू में चैनल्स बने ना, 2 4 5 जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने देखा इंडिया में जो न्यूज़ बुलेटिन, उसमें उन्होंने ढनन शुरू किया, तो उन्होंने कहा ये कोई अच्छी बात होगी, खुद भी शुरू हो गए।
तो ये हुआ है। ये नहीं, दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज कई चैनल्स का हिस्सा था और मुझे याद है कि उन दिनों में वो जो इंडियन मीडिया में वो जो एक होता था ना कि शूम करके एक ग्राफिक आ रहा है, शूम करके ग्राफिक आ रहा है, मतलब 50 टिकर चल रहे हैं एक ही वक्त पे ना। तो वो कहते थे कि यार हमें इस तरह की स्क्रीन चाहिए। मैंने अपहरण किया। हाँ, मैंने क्यों चाहिए यार, मतलब क्या बंदे को दौड़ा पड़ जाए देखते हुए। और यही होता है, यू डोंट नो कि मैं किस चीज को देख रहा हूँ। एनीवे, वक्फा लेने क्या करें? वक्फा लेने। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी टोरंटो से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबारकबाद दीजिए मुझे 145 दफा एक नंबर पे और 22 दफा दूसरे नंबर पे कॉल किया और फाइनली मैंने आप लोगों को पकड़ लिया। कंग्रेचुलेशंस अब्बासी साहब जी, वेलकम। जल्दी बात करें से पहले कि फोन कट जाए। हाँ अच्छा, मैं जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और ये जो मेरा मसला है ये हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला है जी। आप प्लीज सुन लीजिएगा, सुन ले, मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जमीन का मसला तो नहीं है? मैंने नहीं, जमीन का नहीं, मकान का मसला है। वही एक ही बात है। 2005 जी 2005 में मैंने बुक कराया, सही है, और 2008 तक मैंने 60 लाख रुपए उनको पेमेंट किए, जब दरहम जो है वो 16 रुपए का था। सही है। उसके बाद फिर मैंने पेमेंट स्टॉप की। मैंने कहा भाई आप लोग काम तो कर ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे राइटिंग में दिया कि 2010 में और 2011 में मुझे दोनों हैंडओवर कर देंगे। तो बैलेंस 23 लाख मैंने उनको वो भी पेमेंट कर दिए। ठीक है। 2011 के बाद ये हफीजुर रहमान भट्ट साहब जो हैं बिली ग्रीनवुड रेजिडेंसी उन्होंने लॉन्च किया था। 2011 के बाद मैं हफीजुर रहमान भट्ट साहब को कॉल कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं उठाया। उनके असिस्टेंट असलम गिल वो भी गायब, कोई मिल ही नहीं रहा। फिर हुआ ये कि भाई 2017 में बाबर मिर्जा चुगताई साहब आए, उन्होंने मुझे फोन किया कि हम जो हैं ये 1 साल में कंप्लीट करके दे देंगे, हमारे पास अरबों रुपए हैं, हमें आपकी प्लेट से कुछ खाना नहीं खाना। सही है, हम खुश हो गए। आपको पता है आम आदमी, छोटा आदमी जो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद लेटर आ गया कि साहब एस्केलेशन चार्जेस 15 लाख रुपए दे दें, क्योंकि हम खुश थे कि भाई इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात की थी, हमने 15 लाख रुपए और दे दिए। अच्छा, अब हुआ ये कि 2020 में उन्होंने मुझे एक बिल्डर पोजीशन दी, सही है, वो भी एक तरीके की उनकी चाल। अच्छा, अब मेरे को उन्होंने लेटर भेजा कि भाई 20 लाख रुपए आप और दें कनेक्शन चार्जेस के, जबकि मैं पेमेंट्स कर चुका हूँ। सही है, कनेक्शन चार्जेस वगैरह सबकी एडिशनल पेमेंट मैं कर चुका हूँ। अच्छा, अब जब उन्होंने मुझे लेटर भेजा, मैंने उनसे कहा कि यार ये इतना अमाउंट, जबकि वो प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उनका क्या साहब आपको क्या पता हमने केले इलेक्ट्रिक को कितनी रिश्वत दी है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कितनी दी है। मैंने कहा भाई लेकिन इसमें मेरा क्या है, मैं क्यों इतनी बड़ी पेमेंट करूं। लो भाई, वो तो सारी इज्जत सब उन्होंने उतार के धड़ से फेंका, बोला भाई आप जो है वो जो करना है कर लें, ठीक है, और हम कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैं ये सोच रहा था कि भाई थोड़ा बात करके शायद पैसे कम करा के मैं दे दूं, लेकिन अब मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये सिर्फ पैसे लेने के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। लग तो ऐसी और मुस्तकिल, हाँ, और मुस्तकिल यानी अब वहां पे उस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को कुछ अल्लाह वगैरह याद नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है। जो जबरदस्ती, यानी आप ये सोचें कि मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसके अंदर इस प्रोजेक्ट में लगाने से। और मैं आप लोग की तवज्जो से जो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अगर वाकई समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वो ये समझते हैं कि वाकई ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है, तो कोई ऐसा कानून लाजमी बनाए कि ये जो बिल्डर लोग हैं, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के अरबों रुपए खा करके बैठे हुए हैं,
इनको सजा मिले। और अब आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल था, आप अकेले नहीं होंगे, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इन्होंने ओवरसीज को काफियों को घेरा होगा, कोई इस तरह का तरीका है कि मिलके प्रेशर डालें इन पे? हम लोगों ने ये कोशिश की कि भाई वो कुछ लोग 33-35 लोग मिले, उन्होंने सोचा कि भाई हम नैब के थ्रू केस करें और वो लेकिन उसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। देखो वही है ना, अब अभी हाल ही में ये जो है हुकूमत और वो SIFC वगैरह उन सब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट का क्या करें। तो एक सजेशन आई है, मुझे नहीं पता कि वो अमली जामा पहनेगी या नहीं, कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस सुने, इसलिए कि इस तरह की बहुत शिकायतें हैं और वो 90 दिन में पाबंद हों फैसला करने का। अब मुझे नहीं पता कि वो आई थिंक वो अभी वहाँ तक ही है। हाँ, बस कागज आइडिया है। हाँ, वो अभी आइडिया है और अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की तो उसमें शायद कई साल लग सकते हैं। अब्बासी साहब का तो अभी का मसला है ना। करोड़ रुपए तो इनके चले गए हैं जी, मतलब लगभग जो मैं भी यहाँ पे हिसाब लगा रहा था, करोड़ रुपए चले गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी जा सकते थे अगर ये आखिरी किस्त इन्होंने दे दी। ये अब्बासी साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है और जाहिर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इससे मुतासिर हैं, लेकिन जो हम जैसे अंडरसीज पाकिस्तानीज हैं अंडरसीज, हाँ, जो डूब रहे होते हैं ना 24 घंटे, तो वो भी काफी मुतासिर हैं। काश हमारे पास कोई हल होता या कोई ऐसी चीज होती जो हम आपको बता सकते हैं। DHA पिंडी में 8 मरले का प्लॉट है, 2019 तक मुकम्मल पेमेंट हो चुकी है आपके भाई की, अभी फिर 6.5 लाख रुपए एस्केलेशन चार्जेस दिए। जी मेरी भी अपनी स्टोरी है, फंसे हुए हैं, इसमें बिल्डिंग बन नहीं रही है, वो आपको नोटिस भेजते हैं कि जी आप डिफॉल्टर हैं। मैंने कहा मैंने आज तक किसी एक का उधार नहीं वो किया है, आप मुझे कह रहे हो कि मैं आप मेरे डिफॉल्टर हो यार, 3 साल से काम नहीं कर रहे हो। तो यार ये हम सब डसे हुए हैं इसके भाई, इसमें निजी सरकारी का कोई चक्कर ही कोई चक्कर नहीं है इस मुल्क में। आप अच्छा, हम तो इन्वेस्टर भी नहीं है, अपने लिए अगर कहीं पे हमने कुछ किया होगा आपकी तरह के, बस हम क्या अब्बासी साहब देखो, काश हम आपके मसले हल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हम अपने मसले भी नहीं हल कर सकते। हाँ, 2007 में ये क्या करें यार 2007 में ये प्लॉट मिला था, 2025 है। हाँ देखो ना। अच्छा, ये एक नहीं है यार, एक टाइम था कि मतलब 10-10 कॉलें आती थी एक प्रोजेक्ट के बारे में। PAF हाउसिंग सोसाइटी, और लोग एक का नाम ले रहा हूं, हजारों हैं। छोड़ दिया कॉल करना, उन्होंने कहा जी होता तो कुछ है नहीं। हाँ, इवेंचुअली लोग थक के उन्होंने बिल्कुल। लेकिन देखें इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लिए, वो चाहें ये ग्रीनवुड हाउसिंग सोसाइटी शायद ये इन्होंने नाम जो लिया, हाँ ग्रीनवुड रेजिडेंसी, आई डोंट नो कराची में पब्लिक ऐसी सैकड़ों हैं, सैकड़ों। चलें आगे बढ़ते हैं। काजी जीशान साहब है हमारे साथ कामरा कैंट से। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। लाइन जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये बेहतर है जी, आप ऑन एयर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे? ठीक है, शुक्रिया बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मुझे। मैं एक 3 पॉइंट्स एक्चुअली थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जो टाइम जी फरमाइए। जी, पहला तो एक लाहौर से जिन साहब की कॉल थी जिन्होंने नॉइज पोल्यूशन का जिक्र किया, तो ये मेरा भी मैं भी बहुत अरसे से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारा जो मीडिया है, ठीक है, इसके ऊपर खास तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट है जी, नॉइज पोल्यूशन ना, तो वो मतलब एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस जो है ना इस कौम के अंदर वो एक पेनिट्रेट हो रहा है। यानी पहले ही ये बड़ी स्ट्रेस है, और इवन कि अगर इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये कल्चर या कंसेप्ट प्रिवेल कर चुका है कि अगर हमने खामोशी भी बेचनी है तो उसको गा के बेचना है। तो बस इससे अच्छा, तो दूसरा पॉइंट सर ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मेमोराइजेशन को एक्चुअली कंसिडर किया जाता है, यानी जिस स्टूडेंट ने कितना अच्छा मेमोराइज किया और उसको कितना अच्छा पोर्ट्रे या डिस्प्ले किया ऑन पेपर, तो उसको मार्क्स उस तरह एलोकेट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, बजाय इसकी जो इंटरनेशनल सिस्टम है O लेवल्स और A लेवल्स या GCSE या इस तरह के सिस्टम्स कि जो कंसेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग को वो देखते हैं कि स्टूडेंट का कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट या जो भी उसका एक सिलेबस है उसके ऊपर क्या है ना, तो कम से कम हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर उस तरह का मतलब उसे
कोइंसाइड कर दिया जाए या उस तरह बना दिया जाए कि जिसमें मेमोराइजेशन की बजाय अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए, तो ये उसके बड़े एक ल्यूक्रेटिव और फ्रूटफुल इसके आउटकम्स होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब तारीख पढ़ाई जाती है ना, मैं तारीख का शौकीन हूँ, लेकिन मेरे से कभी मतलब डेट्स मेरे साइज नहीं हुए। हाँ, और हमारा जो पूरा निसाब होता था मुझे याद है वो डेट्स पर है। हाँ। अच्छा कि ये किस तारीख पर हुआ, अच्छा पहले तो तुम ये बेहतर नहीं है कि आप ये समझें कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसके आगे असरात क्या थे। आई मीन यार मतलब मई 12 1923 सही है, ठीक है यार, आपके जहन में वो फंस गया है, लेकिन हुआ क्या था, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ये ज्यादा अहम नहीं है क्या? बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपकी मजीद कॉल्स। वेलकम बैक। अली रजा साहब हैं कराची से। जी जनाब। जी, पहले मैं आपको सलाम पेश करूंगा और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी कॉल यहाँ पर लग गई, बहुत खुश मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा, मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो ये मलेरिया का इलाका है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है। इसकी वजह से रोजाना एहतजाज, कभी नेशनल हाईवे बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं, मतलब हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। दूसरी बात ये, यहाँ पर बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर बहुत काट रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक में जाते हैं तो वो अपना मतलब बताए थे, हमने उनसे पूछने के कि आपने मुझे स्टार कस्टमर का दिया हुआ है तो ये किस फायदा क्यों दिया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला ज्यादा लोड शेडिंग है तो आप सोलर लगाएं। तो बस मेरा ये, जैसे आप भी देते हैं। जी 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 जी। हाँ। तो मतलब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे सिर्फ अगर इससे थोड़ा सा बस एक मिनट का मुझे बता कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसके पास जाएं हम लोग, किसके पास जाएं, बहुत परेशान है। किसके पास जाएं? आप मलिर कैंट चले जाएं, शायद वहाँ पे लोड शेडिंग कम हो, शायद वहाँ पे चोरी ना होती हो, इसलिए है ना, क्या क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपने देखे होंगे हमारा प्रोग्राम कल भी हमने इसी पे किया था, और ये कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि जी जहाँ से चोरी ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना बिल देते हैं तो आपको सफ़र नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी के इलेक्ट्रिक को नेपरा ने भी बहुत एक ज़बरदस्त डांट पिलाई है कि भाई आपने बहुत ही नाकिस कारकर्दगी हो गई है आपकी, इसलिए थोड़ी की थी प्राइवेटाइजेशन। तो मेरा ख्याल है थोड़ा उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद इससे कुछ वो जो है, हाँ उम्मीद ही कर सकते हैं, मैं कहता हूं उम्मीद करते रहो। हाँ उम्मीद करते रहे, वरना देखें और सॉल्यूशंस क्या हैं, यूपीएस लगा लें। हाँ, सोलर अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो यूपीएस भी एक हद तक ही चलेगा। 18 घंटे की लोड शेडिंग में कहाँ यूपीएस चलेगा यार। हाँ, मतलब आप पंखा वंखा कुछ अरसे के लिए आप चला सकेंगे। मतलब अच्छा, दूसरा एक और सोल्यूशन, मैंने अभी रिसेंटली मैंने पेडिस्टल फैन लिया जो अगर आप चार्ज कर देते हैं ना तो लाइट जाती है, 18 घंटे वो भी नहीं चलेगा लेकिन 3-4 घंटे आपके निकाल देगा। आप इस तरह के 4 ले लें, बारी चलाएं तो 18 घंटे निकल जाए। हाँ। अच्छा, ये आप लाइटर नोट पे कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं, आपको देखो अब देखो अगर 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो आपको यही काम करने होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये तो हम कराची की ले रहे हैं कॉल्स, जब आप कराची से बाहर जाएं सिंध में कहीं और तो बर्बादी, वहाँ पे नॉर्मल है ये, यहाँ पे हो रहा है तो हम तकलीफ तो है बिल्कुल, वहाँ पे ये नॉर्मल है। नहीं तो यार देखो, आवाज भी वहीं दब जाती है। देखो दिस इज व्हाई, मतलब आप कोई भी इंटरनेशनल जर्नल या रिपोर्टिंग देख लो, पाकिस्तान में जो सोलर रेवोल्यूशन आई है, आई थिंक इट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, एक वजह है ना, इसी वजह से, इसकी वजह है यू नो, और ये वजह है, और ये वजह। तो राजा शबीर है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम सलाम सर। मेरा जो प्रॉब्लम है वो है रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज। ओहो बताएं, आप अकेले नहीं है इसमें। जी फरमाइए। जी सर, ये एक ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी है जिन्होंने AKD सिक्योरिटीज के थ्रू हमसे TRG, एक IT की कंपनी है, TRG जी मैं जानता हूँ TRG को बहुत अच्छी तरह से। जी जी, तो उन्होंने हमें, ये मार्च का वाकया है, मार्च में उन्होंने हमसे लिए थे कि जी हम 10 दिन के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। अब मई का आखिर आ गया है, हमें अभी तक पेमेंट नहीं मिली। और अभी होता ये है कि जी हर बंदा कहता है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें, बहुत ज्यादा। नहीं यार राजा साहब, एक सेकंड राजा साहब पॉज करें। क्या मतलब कि उन्होंने आपको पेमेंट देनी थी, मतलब क्या आपने किया इनके साथ? हमारे पास TRG के शेयर थे, उन्होंने कहा जिनके पास ये शेयर है, अगर ये ग्रीन ट्री होल्डिंग कंपनी को बेचना चाहते हैं 75 रुपए के हिसाब से, तो हम इनको वो बेच दें हमें। तो उस वक्त बाजार में क्या चल रहा था TRG?
बाजार में उस वक्त मेरे ख्याल 65 के लगभग। तो ये लोग कह रहे थे कि हम आपको ऊपर के दाम में हम खरीदेंगे जी, ऊपर के दाम में। हाँ, तो देखिए चलो 10 दिन की बात है, मिल जाएंगे, क्या मसला है। हाँ राजा साहब देखें, अब सीधी बात है, ठीक है, अगर बाजार में ये फोन मिल रहा है 50,000 रुपए का और कोई मुझे कहे कि यार तू 80,000 रुपए में मुझे दे दे, इट इज साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। और जब कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू होती है वो ना गुड होती है ना ट्रू होती है। यहाँ पर आपको किसी ने चूना लगा दिया, सीधी बात है। ये स्टॉक मार्केट का मसला नहीं है, ये वो जो कंपनी है उसने 2 नंबरी की है, उन्होंने देखा लोग कहेंगे कि यार चलो हम ले लेते हैं, प्रॉफिट हमारा अच्छा हो जाएगा। कोई कंपनी बाजार से वो उसने अगर शेयर ही खरीदने थे तो वो 65 में बाजार से क्यों ना खरीदते, राइट? तो इसका कुछ नहीं हो सकता बॉस, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, आपसे हम इजाज़त लेंगे। अगले हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता हम ईद वाले मोड में जाएंगे, आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम्स लाएंगे, वो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।